हर पल आपके साथ। नमस्कार, हरपल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का प्राइम टाइम में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रयागराज में महिलाओं को पीएम की बड़ी सौगात। 16 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 1000 करोड़ की राशि की ट्रांसफर। 202 टेक होम राशन प्लांट का भी किया शिलान्यास। चुनाव सुधार बिल को राज्यसभा से भी मिली मंजूरी। विपक्ष के हंगामे के बीच पारित किया गया बिल। आईडी कार्ड को आधार से किया जाएगा लिंक। कर्नाटक विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश। कांग्रेस ने किया वॉकआउट। विधायक ने सदन में बिल की कॉपी फाड़ी। 22 दिसंबर को होगी चर्चा। केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई। दुष्प्रचार फैलाने वाले यूट्यूब के 20 चैनलों को किया ब्लॉक। 20 चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करने का दिया निर्देश। बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मोदी ने स्वयं सहायता समूह की 1,60,000 सदस्यों के खाते में 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट फंड ट्रांसफर किया। इसके अलावा पीएम ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के 1,01,000 लाभार्थियों के खाते में 20 करोड़ की धनराशि भी ट्रांसफर की। पीएम ने कहा कि यूपी में विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ है वो पूरा देश देख रहा है। पीएम ने आगे कहा कि अब यूपी के विकास की धारा किसी के रोकने से नहीं रुकेगी। यूपी में विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ है वो पूरा देश देख रहा है। अभी यहां मुझे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की 1 लाख से ज्यादा लाभार्थी बेटियों के खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर करने का सौभाग्य मिला। ये योजना गांव गरीब के लिए, बेटियों के लिए भरोसे का बहुत बड़ा माध्यम बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कई प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण भी करेंगे। इनमें धौला सिद्ध और रेणुका पावर प्रोजेक्ट के साथ साथ सावड़ा कुड्डू पावर प्रोजेक्ट भी शामिल है। प्रधानमंत्री औद्योगिक निवेश को लेकर ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह और प्रदेश सरकार का 4 साल का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर मंडी के पड्डल मैदान में होने वाले कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। समारोह में 100 से ज्यादा निवेशकों के आने और लगभग 20,000 करोड़ के निवेश की संभावना है। बता दें कि हिमाचल में जयराम ठाकुर सरकार के 4 साल 27 दिसंबर को पूरे होने जा रहे हैं। हमारी सरकार का जो 4 साल का कार्यकाल 27 दिसंबर को पूरा हो रहा है, उसके निमंत्रण के लिए गया था। उत्तर प्रदेश के कुछ मसलों को लेकर के चर्चा करने के लिए भी गया था और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और 27 तारीख को मंडी आ रहे हैं। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लगभग 11,000 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। और दूसरी बात, 27 दिसंबर के बाद ये भी बात सत्य है कि हम चुनावी वर्ष में भी प्रवेश कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत, बहुत अच्छा एक कार्यक्रम हमने इस प्रकार से मंडी में किया है। उसमें जो उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं उसमें प्रमुख रूप से हमारा सावड़ा कुड्डू जो है प्रोजेक्ट है, उसका हमारा इनॉग्रेशन है, बनकर के तैयार हुआ है। और लूहरी स्टेज 1 का जो है फाउंडेशन स्टोन है। और उसके साथ साथ में धौला सिद्ध जो हमारा हाइड्रो प्रोजेक्ट है उसका भी शिलान्यास है। लखीमपुर कांड पर संसद के अंदर और बाहर सियासी संग्राम के फिलहाल थमने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष राज्यसभा के 12 सदस्यों के निलंबन और लखीमपुर खीरी कांड में गिरफ्तार आशीष मिश्रा के पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग पर लगातार अड़ा हुआ है। विपक्षी दल अपनी मांग को लेकर दोनों सदनों में हंगामा कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने संसद भवन में गांधी प्रतिमा से लेकर विजय चौक तक विरोध मार्च निकाला। वहीं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक
2021 को पेश किया। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को 22 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 पेश किया। विधेयक में महिलाओं की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रावधान शामिल है। I say to the honorable gentleman this: we are in our democracy 75 years late in providing equal rights to men and women to enter into matrimony. इस बात का उल्लेख करना महोदय उचित होगा कि 19वीं शताब्दी में लड़कियों की शादी की उम्र 10 वर्ष थी। 1940 तक शादी की आयु को 12 से 14 किया गया। 78 में 15 साल तक की लड़कियों का ब्याह कर दिया गया। आज पहली बार इस अमेंडमेंट के माध्यम से महिला और पुरुष दोनों 21 साल की उम्र में समानता के अधिकार को देखते हुए शादी विवाह का अपना निर्णय ले सकते हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इसी बीच प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। प्रियंका ने कहा है कि उनके बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट तक हैक कर लिए गए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार के पास अब कोई काम नहीं बचा है। साथ ही प्रियंका ने पीएम मोदी के प्रयागराज दौरे को लेकर कहा कि पीएम 5 सालों के बाद ये घोषणाएं आखिरकार क्यों कर रहे हैं। आज आपकी शक्ति के सामने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झुक रहे हैं, समझ गए हैं कि महिला खड़ी हो रही है। 5 सालों से क्यों नहीं की ये घोषणाएं, आज क्यों कर रहे हैं? चुनाव से पहले, क्योंकि महिला जागरूक हो गई है, महिला उठ गई है। हमने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया, महिला उठ गई है, जाग गई है, कह रही है मेरा हक दो। इसीलिए आज नरेंद्र मोदी जी को भी झुकना पड़ा। मैं बहुत खुश हूँ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब में हुई लिंचिंग पर केंद्र सरकार को घेरते हुए एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि साल 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुना भी नहीं था, लिंचिंग शब्द सुनने में ही नहीं आता था। बता दें कि इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने भी बड़ा बयान दिया था। सिद्धू ने कहा था कि बेअदबी करने वालों को सबके सामने फांसी दी जानी चाहिए। आपको बता दें कि पंजाब में हाल ही में 2 जगहों पर भीड़ के जरिए अलग अलग घटनाएं हुई है। कोई भी राजनेता पंजाब की इन घटनाओं पर खुलकर बोलता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मामला बेअदबी से जुड़ा हुआ है। हालांकि इसी बीच राहुल गांधी ने इस तरह का ट्वीट करके सीधे सीधे बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। वहीं राहुल गांधी के इसी ट्वीट पर बीजेपी की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने राहुल के पिता राजीव गांधी को लिंचिंग का जनक बताया। अमित मालविया ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि कांग्रेस का नारा था कि खून का बदला खून से लेंगे, जिसे गली गली तक पहुंचाया गया। महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, सिखों के गले में चलते हुए टायर बांधे गए। ये लिखकर अमित मालविया ने राजीव गांधी का एक वीडियो भी शेयर किया है। बता दें कि राहुल गांधी ने लिंचिंग को लेकर ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा कि 2014 से पहले लिंचिंग शब्द कभी सुनने में नहीं आया था। पनामा पेपर्स लीक से जुड़े एक मामले में ईडी की ओर से ऐश्वर्या राय बच्चन को पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर जया बच्चन ने अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। उन्होंने ऐश्वर्या से पूछताछ करने पर ज्यादा कुछ तो नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कहा कि ये लोग यूपी से डरे हुए हैं। जया बच्चन ने कहा कि अंग्रेजी में कहावत है, लड़खड़ाती नाव से सबसे पहले कौन भागता, यही हाल हो रहा है इनका, डरे हुए हैं यूपी से। वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं पर छापेमारी के सवाल पर जया बच्चन ने कहा कि चुनाव आ रहे हैं, इसलिए ये लोग टारगेट कर रहे हैं, ये लोग लाल टोपियों से घबरा चुके हैं। अभी देखिए, मैं अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा। पार्टी के बारे में? पार्टी के बारे में बिल्कुल करूँगा। डर गए, मैंने कहा ना, अभी हवा बहुत करारी है, लाल टोपी सब पे भारी है, बस यही है मुद्दा। डर गए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं,
और सरकार के पास ताकत है, पूरी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। भारी पड़ेगा, मैं आपसे कह रही हूँ, ये उल्टा पड़ेगा। कल जो है यहाँ 12 MPs जो बैठे हुए हैं, जब हाउस के अंदर ताकत वाले पोजीशन में होंगे और उन लोगों में से कोई बाहर होगा तो कोई उनका साथ नहीं देगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को एक क्रिकेट मैच खेलते हुए चोटिल हो गए। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है। उत्तराखंड के देहरादून में मैच खेला गया, जहां पुष्कर सिंह धामी के हाथ में चोट लग गई। देहरादून की अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी में खेले गए इस मुकाबले में मुख्यमंत्री की टीम ने जीत हासिल की। दरअसल देहरादून में मैच भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें एक तरफ युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या की टीम थी और दूसरी तरफ पुष्कर सिंह धामी की टीम थी। इस मैच में पुष्कर सिंह धामी 11 ने बीजेपी युवा मोर्चा 11 को 4 रनों से मात दे दी। पाकिस्तान के कराची के नारायणपुरा इलाके के रणछोड़ लेन में एक दुर्गा मंदिर में मूर्तियों के तोड़फोड़ का मामला सामने आया। स्थानीय हिंदू समुदाय के लोगों ने ईदगाह थाने के बाहर शाम से ही लगातार प्रदर्शन किया। मौके पर स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए भारी संख्या में पाकिस्तानी रेंजर्स और पुलिस बल को तैनात किया गया। इस घटना से स्थानीय हिंदुओं में भी काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ लगातार जारी है। इससे पहले पिछले ही महीने पाकिस्तान के सिंध प्रांत के कोटरी में एक शिव मंदिर में तोड़फोड़ की वारदात सामने आई थी। वहीं इस घटना की बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी निंदा की है। पाकिस्तान के कराची में एक हिंदू गेटेड कम्युनिटी जो कि नारायणपुरा है, उसके अंदर घुसकर 2 लोगों ने पवित्र मंदिर को तोड़ने का काम किया, मूर्ति को तोड़ने का काम किया, डिसेक्रेट किया, उसकी बेअदबी की। और जब इन लड़कों को पकड़ा गया, उनसे पूछा गया तुमने ऐसा क्यों किया, बोले ये पूजा के योग नहीं है। ये मानसिकता के साथ पाकिस्तान में कट्टरवाद जो है वो माइनॉरिटीज के ऊपर हमला कर रहा है। दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र 3 जनवरी से शुरू होगा, जिसमें दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी बनाने संबंधी विधेयक पेश किया जाएगा। अभी 3 और 4 जनवरी को विधानसभा सत्र आयोजित करने का फैसला लिया गया है। आवश्यकता पड़ने पर इस अवधि को आगे भी बढ़ाया जा सकेगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला लिया है। इससे संबंधित विधेयक विधानसभा में पेश होगा। विधानसभा सत्र के दौरान सभी विधायकों को कोरोना की दोनों वैक्सीन लेने संबंधी सर्टिफिकेट साथ रखना होगा और सदन में आने के 48 घंटे के अंदर कोरोना संबंधी RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट भी अपने साथ लानी होगी। लद्दाख में चीन अपनी चालाकियों से बाज आने का नाम नहीं ले रहा है। पेंगोंग झील पर भारत संग समझौते के बावजूद चीन ने उससे सटे इलाके में पक्का निर्माण कर लिया है। चीन ने वहां हेलीपैड भी तैयार किया है। सैटेलाइट तस्वीरों में खुलासा हुआ है। ये फोटोज जैक डिच नाम के एक रिपोर्टर ने पोस्ट की है। जैक अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के लिए काम करते हैं। कुछ तस्वीरें सामने आई है जो पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे की है। इसमें चीनी बोट, संभावित हेलीपैड और स्थायी बंकर दिखाई दे रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब चीन की हरकतों को लेकर इस तरह का खुलासा हुआ है। इससे पहले भी नवंबर में अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की रिपोर्ट में भी दावा किया गया था कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में बड़ा सा गांव बसा लिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चीन ने गांव अभी नहीं बल्कि सालों पहले ही बना लिए थे। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी दुष्प्रचार अभियान को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे 20 यूट्यूब चैनलों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ब्लॉक कर दिया है। 2 वेबसाइट्स के खिलाफ भी भारत विरोधी प्रचार को लेकर कार्रवाई की गई है। अलग अलग आदेशों में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यूट्यूब के 20 चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा दूरसंचार विभाग ने भारत विरोधी अभियान को बढ़ावा देने के लिए 2 वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को आदेश दिया है। सूत्रों के मुताबिक ये ऑपरेशन खुफिया एजेंसियों और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बीच प्रयास के बाद किया गया है। जिन यूट्यूब चैनलों और वेबसाइट को देश में ब्लॉक किया गया है वो पाकिस्तान से संचालित एक नियोजित दुष्प्रचार नेटवर्क से संबंधित है। इन चैनलों और वेबसाइट के जरिए भारत से संबंधित विभिन्न संवेदनशील विषयों के बारे में फर्जी खबरें फैलाई जा रही थी।
कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच अब एक और चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। कोरोना का संक्रमण देश की संसद तक पहुंच चुका है। बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। चिंता की बात यहां पर यह है कि वो कल तक संसद की कार्यवाही में भी शामिल हुए थे। ऐसे में बाकी दूसरे सांसदों के भी संक्रमित होने का खतरा अब बढ़ चुका है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को बीजेपी की तरफ से चलाए जा रहे सुशासन दिवस पर मुख्य भाषण दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन देवी शक्ति संपूर्ण सरकार के दृष्टिकोण के उत्कृष्ट उदाहरण है। पासपोर्ट आवेदन प्राप्त करने के लिए डाकघरों का उपयोग न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन को दर्शाता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इन 7 सालों में सेवा की भावना के साथ सरकार ने परिवर्तनकारी आर्थिक विकास, जीवन में आसानी और एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में काम किया है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, खुद ही सुनिए। Could be the Vande Bharat mission or Operation Devi Shakti or the expanded use of Indian community welfare funds. We are a human-centric government dedicated to improving ease of living. Our missions played an active role in procurement of items, medicines and medical equipment. And the ministry led from the front in ensuring that our stranded nationals came back home safely. मध्य प्रदेश में इस साल राज्य प्रशासनिक सेवा के 18 और राज्य पुलिस सेवा के 11 अफसरों समेत कुल 29 अफसरों को प्रमोट किया जाएगा। इसके लिए सोमवार को यूपीएससी के चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी की अध्यक्षता में डीपीसी की बैठक हुई। इस बैठक में राज्य प्रशासनिक सेवा के 54 और राज्य पुलिस सेवा के 33 अफसरों के नामों पर विचार किया गया है। इसमें से कमेटी ने मध्य प्रदेश को 29 अफसरों को आईएएस आईपीएस अवार्ड देने के लिए सर्विस रिकॉर्ड के मुताबिक योग्य पाया है। साथ ही चयनित अफसरों के प्रमोशन के आदेश इसी हफ्ते जारी किए जाने का फैसला भी लिया गया है। केरल हाईकोर्ट ने कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर को हटाने की अपील वाली याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है और 6 हफ्ते के अंदर केरल राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के पास जुर्माना जमा करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से कहा था कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर का होना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। प्रदेश के डिंडौरी जिले के एक गांव में पीएम आवास योजना के नाम पर 1-2 नहीं बल्कि 1 दर्जन से ज्यादा कच्चे और झोपड़ी के मकान बना दिए गए। तो वहीं कुछ मकानों में सीमेंट और कंक्रीट की जगह पर मिट्टी का इस्तेमाल किया गया। बता दें कि कन्हारी गांव में एक मकान में तो छत के नाम पर सिर्फ घास फूस और पत्ते ही नजर आते हैं। अलीगढ़ में पुलिस थाने में दलित युवकों के साथ पुलिस बर्बरता का मामला सामने आया है। पहले तो पुलिस थाने में दलित युवकों के साथ जमकर पिटाई की गई और फिर थाने में जब युवकों ने पिटाई के बाद रात में पीने के लिए पानी मांगा तो उनसे उनकी जात पूछी गई। अब पीड़ित परिवार धरने पर बैठने के लिए मजबूर है। परिजनों ने दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है और कार्रवाई न होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी भी दी है। 306, 305 ऐसे 5-6 दफाएं लगाई तो इनको भरोसा नहीं रहा। इनकी बहुत सीधी सी और सिंपल सी डिमांड है कि जिसने हमें मारा है, जिसने हमारे साथ बदतमीजी करी है, उसके खिलाफ एफआईआर हो और हमारे मुकदमे वापस हो। इनका छोटा बहुत सिंपल सी है। मामला क्या है, मेरे भैया उसका ट्रैक्टर लेके आ रहे थे और पीछे से 2 सादा वर्दी में आ रहे थे, तो उन्होंने साइड ना मिलने पर मेरे भाई का गलेमान पकड़ के नीचे डाल लिया और उन्हें मारने लगे। मैं घर में से देख के बाहर निकल के आई कि भैया को क्यों मार रहे हैं, तो उन्होंने मुझे भी पकड़ के मेरे चांटे मारे। मेरे मुंह में आज तक दर्द रहता है। संभल में यूपी सरकार में बीजेपी के राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख का मुस्लिम आबादी को लेकर विवादित बयान सामने आया है। राज्य मंत्री ने मुस्लिमों पर निशाना साधते हुए विवादित बयान दिया कि बच्चों को शिक्षित करना, बेहतर परवरिश करना उनकी सोच नहीं है। लेकिन इसके बावजूद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बिना किसी भेदभाव के बच्चों को शिक्षित करने और आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इसी दौरान बीजेपी के राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने सरकार की ओर से लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाए जाने का समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से विरोध करने पर सपा नेताओं पर भी जमकर निशाना साधा।
उनका खाना पीना और उसके बाद बच्चे पैदा करना। उनकी सोच नहीं है कि हमारे बच्चे की अच्छी जगह पढ़े, उनकी सोच नहीं कि हमारे बच्चे तरक्की करें, उनकी सोच नहीं है कि हमारी बच्चियां बेहतर किसी जगह पे। मगर योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकारें आई हैं, उन्होंने बिना भेदभाव के सब बच्चियों को पढ़ाने का काम किया, बच्चों को पढ़ाने का काम किया, उन्हें ट्रेनिंग देने का काम किया, फ्री उन्हें कोचिंग देने का जो काम किया है कि बच्चे कहीं पढ़ लिख कर अच्छा नौकरी करे, अच्छी अपनी तरक्की करे, देश में भागीदार। देश में ओमिक्रॉन के मामले 200 के पार हो चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में दिल्ली और महाराष्ट्र शामिल है। दोनों ही राज्यों में ओमिक्रॉन के 54 मामले मिले हैं। इसमें खतरे की बात यहाँ पर यह है कि देश में पहले 100 मामले 15 दिन में मिले थे, लेकिन 100 से 200 मामले होने में सिर्फ 5 दिन का ही समय लगा। देश में ओमिक्रॉन के सबसे पहले 2 मामले 2 दिसंबर को कर्नाटक में मिले थे। 14 दिसंबर को मामले बढ़कर 50 हो गए। 17 दिसंबर को मामलों की संख्या 100 हुई। अगले 100 केस होने में सिर्फ 5 दिन लगे। देश के 13 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। ओमिक्रॉन के बारे में दुनिया भर के वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी संक्रमण दर बहुत ज्यादा है। देश में ओमिक्रॉन के आंकड़ों को देखकर कहा जा सकता है कि इसके संक्रमण की रफ्तार बढ़ गई है। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई और उसका शव ट्रैक पर पड़ा मिला। कान में ईयरफोन लगे होने की वजह से युवक को ट्रेन की आवाज सुनाई नहीं दी, जिसकी वजह से उसकी ट्रेन से कटकर मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस हादसे के बाद युवक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बता दें कि 16 वर्षीय अंकित, जो लक्ष्मी नगर का रहने वाला है, सुबह शौच करने के लिए रेलवे ट्रैक पर आया था, जहां खुर्जा मेरठ ट्रैक पर पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में भी ठंड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के कुछ इलाकों में पारा माइनस में पहुंच चुका है। वहीं माउंट आबू में बर्फ जमने की तस्वीरें देखी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिनों तक मैदानी इलाकों में कपकपाने वाली ठंड पड़ सकती है। पंजाब और हरियाणा में ठंड का कहर और ज्यादा बढ़ चुका है। इन दोनों इलाकों में रात का तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है, जिसको लेकर विभाग ने अलर्ट जारी किया है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हर पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।